नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप अग्रवाल आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स सॉल्यूशन विद संदीप अग्रवाल में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पर आधारित है। प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का एक सब्जेक्ट है जिस पे उन्हें पूरा पेपर सॉल्व करना है और ये भी ऑप्शनल ही पेपर होगा। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं वो आज आपके सामने लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। द फर्स्ट थिंग इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या होता है? Economics has two main branches, microeconomics and macroeconomics. Microeconomics studies economic problem at individual level. Macroeconomics studies economic problem at the aggregate, national and as a whole. Microeconomic deals with the activity of a small unit in the economy such as individual consumers, individual firms, individual industry and market. सूक्ष्म अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है? तो सबसे पहली चीज़, इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा गया है या इसकी दो शाखाएं हैं। एक है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि इसमें हम एक कह सकते हैं सूक्ष्म और एक को कह सकते हैं वृहद। सूक्ष्म और वृहद दो तरीके के इसमें हम इसको अर्थशास्त्र के रूप में हम मान सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट इंडिविजुअल लेवल। यानी जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र होता है वो व्यक्तिगत तौर पर या व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? व्यक्तिगत स्तर पर, यानी कि इंडिविजुअल लेवल पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है। वहीं पर अगर बात करें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, यानी कि वृहद अर्थशास्त्र क्या करता है, तो जो वृहद अर्थशास्त्र होता है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द एग्रीगेट, नेशनल एंड एज अ होल, उसमें यानी वृहद अर्थशास्त्र में हम क्या अध्ययन करते हैं? वहाँ भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही अध्ययन करते हैं, लेकिन वहाँ पर हम एग्रीगेट यानी कि समग्र या फिर नेशनल यानी कि राष्ट्रीय या फिर एक बहुत बड़े समुदाय या पूरे समुदाय की जब समस्याओं का अध्ययन करते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो संक्षेप में समझने के लिए हम ये समझेंगे कि जब हम स्मॉल लेवल पर कोई चीज़ का अध्ययन करते हैं, किसी प्रॉब्लम का अध्ययन करते हैं, तो वो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब हम लार्ज लेवल पर किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो वो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरी चीज़ ये भी बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द एक्टिविटी ऑफ स्मॉल यूनिट इन द इकोनॉमी सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर, जैसे कि कोई व्यक्तिगत उपभोक्ता या व्यक्तिगत फर्म या व्यक्तिगत इंडस्ट्री या फिर व्यक्तिगत बाजार। यानी किसी एक उपभोक्ता के बारे में हम अध्ययन कर रहे हों, या फिर हम किसी एक फर्म के बारे में अध्ययन कर रहे हों, या फिर हम किसी एक इंडस्ट्री के बारे में अध्ययन कर रहे हों, या फिर हम किसी एक बाज़ार के बारे में अध्ययन कर रहे हों, तो वो यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में
पढ़ा जाता है। हिंदी में सूक्ष्म अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र जो होता है, अर्थशास्त्र की दो मुख्य शाखाएं हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र और वृहद अर्थशास्त्र। मैक्रो अर्थशास्त्र जहाँ लिखा है वो वृहद अर्थशास्त्र हो जाएगा। सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है, जबकि समष्टि या वृहद अर्थशास्त्र समग्र या फिर राष्ट्रीय और समग्र रूप से आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र सूक्ष्म आर्थिक अर्थव्यवस्था में छोटी इकाई की गतिविधि से संबंधित है, जैसा कि व्यक्तिगत उपभोक्ता, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग और बाजार। अब बात करेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की, या सूक्ष्म अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में मुख्यतः निम्न 5 चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। वो 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं? तो उसमें सबसे पहली चीज़ है डिमांड थ्योरी, यानी कि मांग सिद्धांत। दूसरा है उत्पादन, यानी कि प्रोडक्शन। अब अगर हम उत्पादन की बात करें तो उत्पादन फलन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब इसके अंदर आ जाती हैं। तीसरा है एक्सचेंज ऑफ गुड्स इन मार्केट, यानी कि बाजार में वस्तुओं का आदान प्रदान। चौथा है फैक्टर प्राइसिंग, यानी कि मूल्य निर्धारण। फैक्टर प्राइसिंग यानी कि मूल्य निर्धारण। मूल्य निर्धारण एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, सब्जेक्ट मैटर होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। और पांचवा है थ्योरी ऑफ वेलफेयर, यानी कि कल्याण सिद्धांत। इसको क्या बोलते हैं? कल्याण सिद्धांत बोलते हैं। तो ये जो है 5 सब्जेक्ट मैटर हैं, जिसमें डिमांड थ्योरी पूरा आपको जो है इसको जो है पढ़ना पड़ेगा। लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और आपके फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन से रिलेटेड आइसोकांट कर्व, और आपका जो है इसमें कंज्यूमर भी आ जाता है। फिर उसके बाद आपका जो है एक्सचेंज ऑफ गुड्स इन द मार्केट, फिर प्राइसिंग यानी कि मूल्य निर्धारण, और फिर थ्योरी ऑफ वेलफेयर। ये जो है सब्जेक्ट मैटर हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, या मैं कहूँ कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र की विषय वस्तु हैं, और ये आपको इसमें इतना पढ़ना पड़ता है। ये हिंदी में है सूक्ष्म अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। पहला है मांग सिद्धांत, दूसरा है उत्पादन, तीसरा है बाजार में माल का आदान प्रदान, चौथा है कारक मूल्य निर्धारण, और पांचवा है कल्याण का सिद्धांत। फिर इसके बाद आता है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो कि ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है द वर्ड माइक्रो हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोज। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी कभी पूछ लेता है ऑप्शनल क्वेश्चंस में कि द वर्ड माइक्रो हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम। अब ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे देगा और मिलता जुलता वर्ड दे देगा, तो इसमें माइक्रोज ध्यान रखना है। और ये कौन सा वर्ड है? ये ग्रीक वर्ड है, ये ध्यान रखना है। दूसरा होता है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रोज। तो माइक्रोज का मतलब होता है, मीनिंग ऑफ माइक्रोज इज स्मॉल। इसका मतलब होता है माइक्रोज का मतलब स्मॉल। तीसरा है माइक्रो स्टडीज द इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। माइक्रो अध्ययन करता है उन आर्थिक गतिविधियों का जो कि इंडिविजुअल यूनिट से रिलेटेड होते हैं, यानी किसी व्यक्तिगत इकाई से संबंधित होते हैं। और इसमें जो प्रोफेसर एक शेपिरो हैं, उन्होंने बताया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्मॉल पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके साथ डील करता है? स्मॉल पार्ट ऑफ इकोनॉमी के साथ डील करता है। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में उसी का है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें।
अगला है सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की विषय वस्तु या सब्जेक्ट मैटर, जिसका अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने बात की थी। तो अगर वो पूछ लेता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द प्राइस थ्योरी, हाउ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिटरमाइंड। तो जो प्राइस थ्योरी होती है वो क्या बताती है कि किसी कमोडिटी का प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है। प्राइस थ्योरी बताती है कि किसी कमोडिटी का प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है। फिर उसी तरीके से जो वेज थ्योरी होती है वो क्या बताती है, हाउ वेजेस आर डिटरमाइंड। इंटरेस्ट थ्योरी क्या बताती है, हाउ इंटरेस्ट आर डिटरमाइंड। प्रॉफिट एंड रेंट, तो ये भी कैसे पता चलता है, हाउ प्रॉफिट इज डिटरमाइंड एंड हाउ रेंट इज डिटरमाइंड। दिस इज आल्सो द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यह भी सूक्ष्म अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में शामिल होता है कि मूल्य का निर्धारण कैसे होता है, मजदूरी का निर्धारण कैसे होता है, ब्याज का निर्धारण कैसे होता है, लाभ का निर्धारण कैसे होता है और लगान का निर्धारण कैसे होता है। अगला पॉइंट है टाइप्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। टाइप्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये बताया गया है कि ये कितने तरीके के होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहला होता है सिंपल माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहला क्या होता है, सिंपल माइक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा होता है कंपैरेटिव माइक्रो इकोनॉमिक्स और तीसरा होता है डायनामिक माइक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत संक्षेप में इन तीनों के बारे में जान लेते हैं। ये इसका हिंदी में है, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। सिंपल माइक्रो इकोनॉमिक्स, तीन जो इसके अलग अलग प्रकार थे उसमें से, तो जो सिंपल माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, ये सिंपल माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद अ सेट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। ये किसके साथ डील करता है, सेट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल के सेट के साथ इंटरेक्ट करता है या कहें कि डील करता है, और इन्हीं के बीच जो है ये इंटरेक्शन करता है, यानी के बीच वो अपने कार्य संपादित करता है। कंपैरेटिव माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो रिलेशनशिप बिटवीन ओरिजिनल एक्विलिब्रियम एवं एंड न्यू एक्विलिब्रियम। कंपैरेटिव जैसा नाम से पता है तुलनात्मक, क्या समझ में आता है, कंपैरेटिव यानी कि तुलनात्मक। और अगर जब हम तुलनात्मक की बात करते हैं तो तुलनात्मक क्या करता है, तुलनात्मक करता है रिलेशनशिप बिटवीन ओरिजिनल इक्विलिब्रियम और न्यू इक्विलिब्रियम, इन दोनों के बीच में, यानी कि आपका जो है जो आपका ओरिजिनल साम्य था और जो आपका नया साम्य बिंदु है, दोनों के बीच में क्या करता है, रिलेशनशिप बताता है। ये कंपैरेटिव माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है। और डायनामिक माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो जो डायनामिक माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, डायनामिक माइक्रो इकोनॉमिक्स रिफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच वी गो वन एक्विलिब्रियम टू अनदर। अगर हम एक एक्विलिब्रियम से किसी दूसरे एक्विलिब्रियम की तरफ जाते हैं तो वो हमें कौन बताता है, वो हमें बताता है डायनामिक माइक्रो इकोनॉमिक्स। हिंदी में अगर बात करें, सरल सूक्ष्म अर्थशास्त्र सूक्ष्म आर्थिक चरों के एक समूह और उनके बीच परस्पर क्रिया से संबंधित है। तुलनात्मक सूक्ष्म अर्थशास्त्र मूल संतुलन और नए संतुलन के बीच संबंधों का अध्ययन करता है, जबकि गतिशील सूक्ष्म अर्थशास्त्र उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से हम एक संतुलन को दूसरे में ले जाते हैं। अब अगर बात करें कि स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स या माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्षेत्र, तो द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कैन बी असेस्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ थ्योरी ऑफ डिमांड, प्रोडक्शन, फैक्टर प्राइसिंग, ऑप्टिमम लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। यानी किन किन चीज़ों पर रिलेटेड है स्कोप इसका है, सबसे पहली चीज़ है थ्योरी ऑफ डिमांड,
प्रोडक्शन, फैक्टर प्राइसिंग, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। अगर इम्पोर्टेंस की बात करें, इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज सिग्निफिकेंट एज इट्स रिव्यूज द होल ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमी, efficient use of scarce resources and economic policy। हमारे पास जो दुर्लभ संसाधन हैं, जो हमारे पास दुर्लभ संसाधन हैं, ये इन दुर्लभ संसाधनों का ऑप्टिमम एलोकेशन जो होना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो यहाँ पर यही बताया है कि इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज सिग्निफिकेंट एज इट्स रिव्यूज द होल ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमी। सबसे पहली चीज़ तो वो इकोनॉमी के होल ऑपरेशन पर जो है कह लें कि रिव्यू करता है, एफिशिएंट यूज़ ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज और इकोनॉमिक पॉलिसी। इन तीनों चीज़ों पर जो है इसका सबसे महत्व होता है। हिंदी में अगर बात करें तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का क्षेत्र या दायरा मांग के सिद्धांत, उत्पादन कारक, मूल्य निर्धारण, संसाधनों के इष्टतम आवंटन और समाज के कल्याण के दृष्टिकोण से किया जा सकता है। अब अगर हम इसके महत्व की बात करें तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था के संपूर्ण संचालन, दुर्लभ संसाधनों के कुशल उपयोग और आर्थिक नीति की समीक्षा करता है। इसी स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स को थोड़ा अगर लार्ज में एक्सप्लेन करना है तो फिर वही चीज़ आ जाती है कि थ्योरी ऑफ डिमांड। इसमें थ्योरी ऑफ डिमांड को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जा सकता है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया जा सकता है, फैक्टर प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग को थोड़ा एक्सप्लेन किया जा सकता है, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बताया जा सकता है और वेलफेयर इकोनॉमिक्स भी बताई जा सकती है। ये हिंदी में है। उसी तरह से इम्पोर्टेंस की अगर बात करें तो नंबर वाइज नंबर इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस, जैसा कि पहले भी अभी बताया, उसमें 3 पॉइंट पर डिस्कस किया गया था, इसमें पॉइंट्स बढ़ गए हैं। जैसे कि पहला है अंडरस्टैंडिंग द ऑपरेशन ऑफ एन इकोनॉमी। सबसे पहले किसी अर्थव्यवस्था के संचालन को समझना सबसे इम्पोर्टेंट काम है। दूसरा एफिशिएंट यूज़ ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, यानी कि जो आपके दुर्लभ संसाधन हैं उनको कुशलतम उपयोग किया जाए और आर्थिक कल्याण किया जाए, इकोनॉमिक वेलफेयर, आर्थिक कल्याण। और आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स यानी प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। प्रेडिक्शन यानी कि भविष्यवाणियों के क्षेत्र में, इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि आर्थिक नीतियों के क्षेत्र में, हेल्पफुल इन इंटरनेशनल ट्रेड अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी ये इम्पोर्टेंस रखता है और अप्लाइड इकोनॉमिक्स में भी इसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये इसका हिंदी में है। अब अगर बात करें लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो सबसे पहली लिमिटेशन इसमें है अनरियलिस्टिक एजम्पशन। इकोनॉमिक्स में जब भी हम एजम्पशंस लेते हैं तो वो अनरियलिस्टिक होती है। दूसरी है लिमिटेड स्कोप, इसका स्कोप चूँकि माइक्रो लेवल पर होता है, यानी कि हम कह लें जैसा माइक्रो की बात कहा था कि माइक्रो में सिंगल वन पर्सन 1% की जब बात करते हैं तो 1% के लिए बहुत ही लिमिटेड स्कोप हो जाता है कंपैरिजन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें तीसरा है रॉन्ग अजम्पशन एंड लेजर फेयर पॉलिसी। तो यहाँ पर जो है निष्पक्ष नीति जो है नहीं यूज की जा सकती है या नहीं हो पाती है कह सकते हैं, और रॉन्ग अजम्पशंस भी हो जाता है, या स्थिर होता है, स्टैटिक होता है
और इसमें जो है नेगलेक्ट करता है एग्रीगेट्स को, यानी कि एग्रीगेट्स को भी ये नेगलेक्ट करता है। ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। हिंदी में अवास्तविक धारणाओं पर आधारित है और कम कार्यक्षेत्र है। लेजर फेयर पॉलिसी धारणा गलत है क्योंकि ऐसा हो नहीं पाता है। निष्पक्षता स्थिर है और उपेक्षा समुच्चय है। और अंत में अगर बहुत एक लाइन में कहना हो कि लिमिटेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स या व्हाट इज़ लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स या मेन लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो एक लाइन में बताने के लिए हम ये कह सकते हैं कि बेसिक लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ दैट इट इज़ बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक एजम्पशन। ये किस पर बेस करता है? अवास्तविक मान्यताओं पर निर्भर करता है। So guys, these are some important points of principle of microeconomics. I hope this video is helpful for you all for today. So आज के लिए इतना ही रखते हैं. Thank you very much.